दोस्तों नमस्कार। क्या देश में युवा वर्ग उद्वेलित है? क्या देश में युवाओं के भीतर गुस्सा अब बढ़ता जा रहा है? क्या जो जेन-ज़ी है, उसे अपनी आवाज़ को मुखर करने के अब ज़्यादा मौके चाहिए? ये जेन-ज़ी अब अपनी आवाज़ को तेज़ कर रहा है और वो चाह रहा है कि सत्ता के कानों तक उसकी आवाज़ पहुँचे। और इस जेन-ज़ी को बहुत से ऐसे मंच हैं और बहुत से ऐसे संगठन हैं जो अब मोबिलाइज़ भी कर रहे हैं। क्या देश एक आंदोलन और कहा जाए कि एक जेन-ज़ी के एक नए सोच और एक नए विचार के साथ क्या आगे बढ़ता हुआ हमें नज़र आ रहा है? क्या हम ऐसा भी देख रहे हैं कि क्या कोई नया गांधी देश में तैयार हो रहा है जो इन युवाओं को साथ लेकर चलेगा और उनकी जो भी समस्याएँ हैं, शिकायतें हैं सत्ता से, उन्हें शांति से सत्याग्रह के साथ न्याय दिलाने की कोशिश करेगा? क्योंकि पूर्व में भी देखा गया है कि देश में जब-जब इस तरह से शोषण हुआ है, जब-जब इस तरीके से लोगों के हक छीने गए हैं, तो कोई ना कोई गांधी ज़रूर पैदा हुआ है। एक महात्मा गांधी थे, जिन्होंने अंग्रेज़ों के साथ लड़कर देश को आज़ादी दिलाई थी। उसके बाद बहुत से मौके आए ऐसे देश में जब इमरजेंसी लागू हुई, तो जयप्रकाश नारायण को भी एक तरह का गांधी कहा गया। फिर दूसरे, तीसरे कई गांधी आए, यहाँ तक कि जो अन्ना आंदोलन हुआ था, उसमें भी कुछ ऐसी ही बातें कही गई थी। हालाँकि वो कौन से टाइप के गांधी थे, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन क्या अब जेन-ज़ी को लेकर जिस तरह से गुस्सा सड़कों पर है, युवाओं में आक्रोश है, क्या कोई वाक़ई एक नया गांधी इनकी लड़ाई लड़ने के लिए लोगों के बीच में आ रहा है? और बात सिर्फ एक गांधी की ही नहीं होगी, बात एक दूसरे गांधी की भी होगी, राहुल गांधी की, जो लगातार इस मसले को उठा रहा है। राहुल गांधी जेन-ज़ी को अपने साथ लेकर चल रहे हैं, उनसे संवाद कर रहे हैं, 4 शहरों में तो उनके कार्यक्रम हैं ही, कोटा में कर चुके हैं और अब कांग्रेस, पहले तो उन्होंने इनको राहुल गांधी ने थोड़ा गैर राजनीतिक रखने की कोशिश की थी, लेकिन अब जो जानकारियां मिल रही है कि कांग्रेस और एनएसयूआई को भी बड़े स्तर पर वो जेन-ज़ी को मोबिलाइज करने के लिए अपने साथ जोड़ रहे हैं और 30 जून से कांग्रेस एक बड़ा आंदोलन करने जा रही है। जो गूंज उनका अभियान है, उसे वो जगह-जगह करेगी और राहुल गांधी ने साफ तौर पर अपने सभी प्रभारियों से सभी बड़े कांग्रेस के पीसीसी अधिकारियों से कह दिया है कि युवाओं के साथ जो भी शोषण, अत्याचार, जो भी समस्याएं हो रही हैं, उन्हें प्लेटफॉर्म पर सामने लाइए, उनकी आवाज बनिए, सड़कों पर आके उनके लिए संघर्ष करिए और ये पूरा संघर्ष देश भर में फैल जाना चाहिए। तो क्या लग रहा है? एक तरफ गांधी का सत्याग्रह जो दिल्ली में यानी सत्ता के शीर्ष के बीचों बीच राजधानी में होने वाला है और यहाँ कहूंगी कि शुरू हो चुका है, और दूसरी तरफ राहुल गांधी पूरे देश भर में जेन-ज़ी को मोबिलाइज कर रहे हैं। तो क्या अब मोदी और शाह की जो जोड़ी है, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के लिए परेशानियां बढ़ने वाली है? क्या देश वाकई जेन-ज़ी के एक नए उबाल को देखने जा रहा है, जो ये नीट परीक्षा की समस्याएं, परीक्षा पेपर लीक की समस्याओं से ये पूरा उनके दिल में जो एक खौल रहा है, क्या वो सामने आने वाला है? संतोष जी से मैं बात करूंगी कि आखिर इस पूरी बात में कितनी सच्चाई है, कितना बड़ा ये आंदोलन हो सकता है, युवाओं में कितना गुस्सा है, आक्रोश है, वाकई क्या किसी जेन-ज़ी आंदोलन के मुहाने पर देश खड़ा है? संतोष जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल अंशु जी, सबसे पहले तो तमाम दर्शकों को नमस्कार। और एक बात आपने बिल्कुल सही कही कि इस देश का युवा गुस्से में है। देखिए, युवा वर्ग हमेशा जो है वो एनर्जी का प्रतीक होता है और एनर्जी समाज को बना भी सकती है और एनर्जी समाज का विनाश भी कर सकती है। जैसे हम न्यूक्लियर एनर्जी की बात करते हैं तो न्यूक्लियर ने क्या किया हिरोशिमा नागासाकी में सबको पता है, और उसी न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल अगर हम बिजली बनाने में करते हैं तो उसका कितना फायदा होता है। अब जब जेन-ज़ी गुस्से में है, जब भी हम भारत में जेन-ज़ी की बात करते हैं तो अचानक हमारे दिमाग में तस्वीर सामने आ जाती है नेपाल की। नेपाल में क्या किया जेन-ज़ी ने? वहाँ के प्रधानमंत्री के साथ, वहाँ के संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के साथ, वहाँ के केंद्रीय मंत्रियों के साथ। फिर जेन-ज़ी की बात करते हैं तो बांग्लादेश याद आ जाता है। लेकिन भारत ना बांग्लादेश है ना नेपाल है। भारत के साथ एक अच्छी चीज क्या रही है, कभी-कभी चीजें भटकी है, लेकिन जब भी युवाओं का गुस्सा सामने आया तो एक ना एक बड़ी ताकत जो थी उस युवाओं के गुस्से को एक डायरेक्शन देने में उतर गई। आजादी से पहले महात्मा गांधी,
आपातकाल से पहले जो आंदोलन चला था, जो मेस की फीस वृद्धि से शुरू हुआ था, महंगाई पर जाके बढ़ा और उसके बाद उसमें बिहार का पटना यूनिवर्सिटी, फिर उसमें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, गुजरात के संगठन, ये तमाम लोग जुड़ते चले गए, लेकिन उस समय उसको थामने के लिए जेपी आगे आ गया। हालांकि वो दूसरे पॉलिटिकल डायरेक्शन में मुड़ गया, वो अलग बात है। फिर हमने अन्ना हजारे का आंदोलन देखा, गांधी बनाने की कोशिश तो उनको की गई, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर चूंकि मैंने उस आंदोलन को कवर किया तो बहुत सारी बातें हैं जिसके बारे में कभी विस्तार से चर्चा होगी। और अब एक बार फिर से दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर मंतर पर एक भूख हड़ताल, एक धरना जो है वो शुरू हो गया है। हालांकि उसमें कई तरह के किंतु परंतु लगातार उठते रहे हैं। हम किसी व्यक्ति की निष्ठा पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन हमारे पास इतिहास है। जब दामोदर सावरकर अंग्रेजों की जेल से छूटे, जो चिट्ठी लिखकर वो छूटे, उनको कांग्रेस माफीनामा कहती है। भाजपा ये कहने की कोशिश करते हैं कि नहीं भाई, वो तो बहुत ही वीर थे, और खुद सावरकर के परिवार ने कहा कि इतनी बार माफी मांगी है। एक व्यक्ति जो जेल भेजा जाता है, अचानक उसको जेल से रिहा कर दिया जाता है और फिर वो एक आंदोलन का केंद्र बिंदु बन जाता है। हम बात सोनम वांगचुक की कर रहे हैं, जो जंतर मंतर पर आज से भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। अभिजीत दीप के कांग्रेस जनता पार्टी के नेता जो है वो आरोप लगा रहे हैं कि भाई वहां पानी की सप्लाई बंद कर दी गई है, बाकी जरूरी सुविधाएं बंद कर दी गई है। तो एक उसी तरह का माहौल मुझे याद आता है, चूंकि अन्ना हजारे का आंदोलन मैंने कवर किया, तो अब ये सब चीजें बहुत ज्यादा रोमांच नहीं पैदा करती है। अगर कोई भूख हड़ताल पे बैठे, बिजली काट दी गई तो काट दी गई, पानी हटा दिया गया तो हटा दिया गया, सरकार झेलेगी उसको। आपने तो अपना मंसूबा बना लिया, लेकिन जब आप इस तरह की बातें करते हैं, हाइप क्रिएट करते हैं, तो लोगों को अटैक करते हैं कि देखो सरकार हम पे कितना जुल्म कर रही है। अगर सरकार को जुल्म करना होता तो आपको वहां बैठने ही ना देते। अंशुल जी, ये एक बड़ी कहानी है। लेकिन फिर मैंने कहा कि बाकी लोग क्या करें, फिर जैन जी क्या करें। युवाओं में गुस्सा तो है, लेकिन उस गुस्से को एक बड़े प्लेटफॉर्म की जरूरत है। अन्ना हजारे के आंदोलन का फायदा नरेंद्र मोदी ने उठाया, वो देश के प्रधानमंत्री बन गए। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल के पास न तो उतना कद था, न बड़ा संगठन था, और सबसे बड़ी बात है कि विजनलेस आदमी है अरविंद केजरीवाल। टीम बनाना नहीं आता, लोगों को संभालना नहीं आता, और इसलिए आज लगभग अकेले पड़े हुए हैं। जो कोई किसी की बात वो सुनना पसंद नहीं करते। तो एक बड़ा पॉलिटिकल फोर्स उसके साथ खड़ा होना चाहिए। तो जैन जी के इस गुस्से को थामने के लिए राहुल गांधी ने एक बड़ा प्लान बनाया है। अब वो कितने सफल होंगे, कितने सफल नहीं होंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि ये प्लान थोड़ा सा देर से उनकी समझ में आया, जब कॉकरोच जनता पार्टी एक हाईजेक करने की कोशिश कर रही थी मुद्दे को। तो उन्होंने, आपने बिल्कुल सही कहा, कोटा से उन्होंने शुरू किया, अब उनको पटना जाना है, उनको इलाहाबाद जाना है, फिर दिल्ली में कार्यक्रम है। यहाँ सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पे बैठ चुके हैं कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर। अब इंडिविजुअली कितने इस्तीफे की मांग करेंगे? यहाँ तो मंत्रियों का जो बॉस प्रधानमंत्री है, उन पर ही कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, वो तो मेडल बटोरने में लगे हुए हैं। तो अब राहुल गांधी ने क्या किया, जो उनके आंदोलन का दूसरा चरण है, जिसका एक महत्वपूर्ण होगा 9 अगस्त को देश की राजधानी दिल्ली में, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं को, चूंकि एक बड़े प्लेटफॉर्म की जरूरत है, तो राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं को, तमाम प्रदेश अध्यक्षों को, तमाम महासचिवों को, जो राष्ट्रीय महासचिव है जिनके पास अलग अलग प्रदेश का दायित्व होता है अंशु जी, प्रदेश प्रभारियों को और प्रदेश अध्यक्षों को पत्र लिखा है। ये पूरा अभियान जो है वो एनएसयूआई और युवा कांग्रेस, ये दोनों मिलकर चलाएगी, और इनको सपोर्ट देने का आदेश राहुल गांधी ने दिया है तमाम प्रदेश प्रभारियों को, तमाम प्रदेश अध्यक्षों को, तमाम राष्ट्रीय महासचिवों को। और एक बड़े पैमाने पर, एक बड़े लेवल पर आंदोलन खड़ा करने की तैयारी की जा रही है। और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी, 2 साल का कार्यकाल उनका हो गया है, उन्होंने कहा इस पत्र में जो लिखा कि भारत के युवा आज अभूतपूर्व संकट का सामना कर रहे हैं। प्रश्न पत्र लीक, परीक्षाएं रद्द, बार-बार पुनः परीक्षाएं, सरकारी भर्तियों में देरी, सरकारी पदों का खाली रहना, बढ़ती बेरोजगारी और शिक्षा की बढ़ती लागत ने युवाओं तथा उनके परिवारों को गहरी परेशानी में डाल दिया है। तो मोदी के खिलाफ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस देश के लाखों जैन जी को सड़कों पर उतारने की तैयारी कर रहे हैं युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के माध्यम से, और उनके पीछे खड़े होंगे कांग्रेस के तमाम बड़े दिग्गज नेता, जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। जी संतोष जी, चाहे हम कुछ भी कहें कि ये जो कॉकरोच पार्टी जो अपना प्रदर्शन कर रही है, पहले तो ये कहा जा रहा था कि शायद ज्यादा दिन ये टिक ना पाए, या शायद कहीं पीछे से जो है सिस्टम द्वारा ही तो इनको तैयार नहीं किया गया, राहुल गांधी जो मुहिम चला रहे हैं उसको भटकाने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो सोनम वांगचुक जैसा नाम इनके साथ जुड़ रहा है, देखिए सोनम वांगचुक की एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान है,
पहले भी वो बड़े आंदोलन, भूख हड़ताल कर चुके हैं, एनवायरनमेंट के मुद्दे को लेकर वो इतना कुछ बोलते हैं, जेल में भी रहकर आए हैं, वो सब कुछ देख चुके हैं और उनकी एक अपनी एक फॉलोइंग है। तो इतने बड़े नाम का उनके साथ जुड़ना जाहिर तौर पर इस प्रदर्शन को, इस आंदोलन को एक मजबूती तो देता ही है। फिर बहुत से किसान संगठनों ने भी इनके साथ जुड़ने की बात की है और सरकार के माथे पर थोड़ी त्योरियां भी आई हैं और थोड़ा सा उनको, किसानों को रोकने की कोशिश की जा रही है। तो ये आंदोलन तो बड़ा हो रहा है संतोष जी, हमें ये मानना पड़ेगा, क्योंकि 9 दिन से ये आंदोलन कायम है। अब इन्हें लग रहा है कि हमारे खाली ऐसे बैठे रहने से, वहां चाय पकौड़े खाने से या वहां आके समय गुजारने से सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ना ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो रहा है, क्योंकि भाई धर्मेंद्र प्रधान ने तो अभी एक मीडिया इंटरव्यू में कह दिया, जब उनसे पूछा गया कि कॉकरोच एक पार्टी और वहां आपके लिए धरने पर बैठी है, इस्तीफा मांग रही है, तो उन्होंने कहा अरे ये तो कोई अराजक तरह के लोग हैं, सोसाइटी के ऐसे लोग हैं जिन पे कोई ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। तो फिर उन्होंने उसी तरीके की बात कर दी कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई हिला नहीं सकता। राहुल गांधी अपना अलग अभियान चला रहे हैं। तो क्या लग रहा है, 9 दिन से ये लोग टिके हुए हैं, सोनम वांगचुक जैसा नाम जुड़ गया है, किसान भी इनके साथ जुड़ गए हैं, एक एक कहा जाए कि एक माहौल तो तैयार हो ही गया है, एक दबाव तो बन ही रहा है। ऊपर से राहुल गांधी अब ज्यादा घेराव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। न सिर्फ उन 4 शहरों में वो कार्यक्रम करेंगे, बल्कि पूरी कांग्रेस और एनएसयूआई को इसके साथ जोड़ लिया गया है। आप मान लीजिए अगर देश भर में यूथ बाहर आ जाएगा, एक जेनजी आंदोलन हो जाएगा। एक आंकड़ा मैं दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि बेरोजगारी इतनी है देश में, न सिर्फ पेपर लीक हो रहे हैं, बेरोजगारी से युवा परेशान है। एक आंकड़ा है कि जो अर्बन यूथ में अनएम्प्लॉयमेंट है, जो शहरी यूथ है, उसमें जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसमें 67% यानी 67% जो यूथ है वो ग्रेजुएट है। तो मान लीजिए कि जो पढ़ा लिखा ग्रेजुएट यूथ है, 67% उसके पास कोई रोजगार नहीं, वो बेरोजगार है। परीक्षा पर्चे लीक हो रहे हैं, तो उसके दिल दिमाग में गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? अभी महाराष्ट्र में टीईटी का फिर पर्चा लीक हो गया है। तो संतोष जी, क्या लग रहा है, ये उबाल के प्रेशर बढ़ तो जरूर रहा है, अब जो केंद्रीय सत्ता है उसके लिए थोड़ा इसे संभालना मुश्किल होगा, वहां कैसी तैयारी है? देखिए बिल्कुल अच्छू जी, पहले हम कांग्रेस पार्टी पर, अब इसमें बाद में इससे पे आएंगे, पहले हम सोनम वांगचुक की और युवाओं की बात कर लेते हैं। देखिए एक बात बिल्कुल सही है, एक परीक्षा ढंग से नहीं हो पा रही है, चाहे वो एडमिशन की परीक्षा हो, चाहे वो नौकरी की परीक्षा हो। और इस सरकार ने बड़ी दिलचस्प बात बताते हैं, जैसे मैं एक बड़े उद्योगपति से बात हो रही थी एक बार, आज से 1 या 1.5 महीने पहले की बात है, तो मैंने ऐसे ही पूछा कि भैया करप्शन को लेकर आपका क्या मानना है? तो उन्होंने कहा देखिए करप्शन तो बढ़ गया है, क्योंकि रेट दुगना हो गया। मैंने कहा ऐसा कैसे दुगना हो गया? कह रहे नहीं, पहले तो नीचे वाले मैनेज होते थे ना, अब सेंट्रलाइज्ड है, अब ऊपर वाले को मैनेज करना पड़ता है। तो करप्शन उस हालत तक बढ़ गई है, सेंट्रलाइज्ड करप्शन हो गया है, यानी ऊपर से नीचे आ रहा है। एक तो करप्शन होता है कि नीचे से ऊपर जाता है, एक करप्शन होता है जो ऊपर से नीचे आता है। जैसे राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र में देखा लोगों ने कि भैया ऊपर वाले घपला कर ही रहे, निर्माण में 40% का कमीशन लिया जा रहा है, तो हम ही क्यों न चुरा ले। तो उन्होंने 100, 200, 500, 1000 से शुरू किया, फिर वो लाख पर पहुंच गए, उससे ऊपर भी पहुंच गए, चूंकि लालच का कोई अंत नहीं है। युवाओं में गुस्सा है, अब जो नौकरी लेना चाहते हैं, जो एडमिशन लेना चाहते हैं, अब सीयूटी जैसा एग्जाम, मतलब कॉलेज में एडमिशन के लिए भी सेंट्रलाइज्ड एग्जाम करवा रहे हैं, और वो उस एनटीए को दे दिया जिस एनटीए पे कोई भरोसा नहीं है। 12वीं के एग्जाम में कभी इस तरह का गड़बड़ हुआ और सीबीएसई का वो नहीं हुआ, कभी नहीं देखा गया, लेकिन इस बार वो देखा गया। तो इसका मतलब शिक्षा व्यवस्था का कबाड़ा है, युवाओं के मन में गुस्सा है। और जब आप सवाल उठाते हो तो जैसे मोदी वैसे उनके मंत्री, मोदी नक्सल आतंकवाद की कभी बात करते हैं, कभी वो शहरी नक्सलियों की बात करते हैं। तो अगर आप पानी की कमी की बात करेंगे तो नितिन गडकरी कहेंगे कि जो लोग पानी की कमी का मुद्दा उठा रहे हैं वो देशद्रोही है। अगर शिक्षा में गड़बड़ी की बात करेंगे तो धर्मेंद्र प्रधान देशद्रोही बताते हुए नजर आएंगे। अगर आप इस देश के सरकार पर सवाल पूछने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे तो कोई ना कोई मंत्री निकल जाएगा। अब ये विश्व हिंदू परिषद वाला मामला, अयोध्या वाला मामला, लोग सनातन विरोधी कह रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो युवाओं में गुस्सा है, लेकिन इस गुस्से को कैसे आप एक सही चेन की तरफ ले जाएंगे, युवाओं की एनर्जी को, क्या वो चुनाव तक वो बना रहेगा या नहीं बना रहेगा? एक बात तमाम लोग कहते हैं ज्ञानेश कुमार ने घपला किया, बाकी तमाम चीजें की। देखिए 10 से 15% का हेरफेर हो सकता है उसमें। चुनाव वोट कौन करवा रहा है, उसमें टीचर होते हैं, उसमें अधिकारी होते हैं, कुछ ज्ञानेश कुमार का अपना वोटर लिस्ट और वो सब लफड़ा, इतने तो हो सकते हैं। लेकिन जब टूट के मतदाता उतर जाए कि हमें मोदी को हराना है, तो फिर उतने बड़े लेवल पर गड़बड़ी नहीं हो सकती। अब आ जाइए सोनम वांगचुक पे। मैं लद्दाख जाके आया हूँ, 7 दिन 8 दिन मैं लद्दाख पे रहा हूँ। जो मेन लद्दाख का, जैसे ही आप लद्दाख के अंदर एंटर करेंगे
आप हिमाचल प्रदेश की तरफ से जैसे ही आप लद्दाख की तरफ एंटर करेंगे, या दूसरा रास्ता आपका श्रीनगर यानी कश्मीर की तरफ से ही है, पहले कश्मीर के जम्मू कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था। जैसे ही आप हिमाचल प्रदेश से अंदर एंटर करेंगे, आपको वहां पे आर्मी के बड़े बड़े जो है वो कैंटोनमेंट एरिया, छावनी वाले एरिया दिखेंगे, एयरफोर्स का एरिया दिखेगा, क्योंकि वो सेंसिटिव इलाका है। चाइना बगल में है, पाकिस्तान बगल में है, पाकिस्तान से तो चलिए भारत कंट्रोल कर सकता है, चाइना से लड़ पाना भारत के लिए कई तरह की दुविधा वाली स्थिति है, क्योंकि बॉर्डर के इस पार जो हमने अपना जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया हुआ है और बॉर्डर के उस पार जो चाइना ने खड़ा किया हुआ है, दोनों में एक बड़ा बेसिक फर्क है। हम बहुत पीछे हम बहुत पीछे हैं। सोनम वांगचुक की लिस्ट में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे सड़क निर्माण, हाईवे निर्माण, कई चीजों को वो कहते हैं कि नहीं, ये लद्दाख के पर्यावरण के लिहाज से ठीक नहीं है। बिल्कुल हम भी मानते हैं कि लद्दाख के पर्यावरण के लिहाज से ठीक नहीं है, लेकिन फिर उसका विकल्प क्या है? क्या विकल्प ये दे दे कि 10 साल या 15 साल बाद चाइना की सेना धड़धड़ाते हुए घुस जाए और पूरे लेह तक वो कब्जा करके हिमाचल बॉर्डर तक आ जाए? तो कहां बचेंगे लेह के लोग फिर? कहां बचेंगे लद्दाख के लोग फिर? और दूसरी चीज, ये जो लेह का जो पूरा समीकरण बताऊं, लेह में आधी आबादी टूरिस्ट की, मजदूरों की, वहां के निर्माण कार्य में लगे मजदूर, जिसमें सबसे बड़ी तादाद राजस्थान से आने वाले मजदूरों की थी, मुझे दिखी, बिहार से जाने वाले मजदूरों की थी, और जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड वाला इलाका है, जो बुंदेलखंड वाले जिले हैं, उन जिलों के काफी लोग मुझे वहां काम करते हुए नजर आए। बहुत सारे लोग धीरे धीरे वो कुछ ना कुछ जुगाड़ करके वहीं बस भी गए। अब जिसने 20 साल वहां काम किया या 25 साल काम किया, वो लद्दाख से फिर बाहर निकलना नहीं चाहते। हमें वहां पे बीच का रास्ता देखना पड़ेगा। नो डाउट, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, नो डाउट सोनम वांगचुक ने बहुत किया, लेकिन उनकी निष्ठा पर सवाल इसलिए उठ रहा है कि अचानक वो जेल भेजे गए और अचानक जेल से रिहा कर दिए गए। लद्दाख जाकर लद्दाख वाले मसले की बजाय वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली आ गए। मैं ये मानता हूं कि लद्दाख के लिए सोनम वांगचुक का सक्रिय रहना बहुत जरूरी है, और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के लिए अगर उनको भूख हड़ताल पर बैठना पड़े, तो अभिजीत दीपकी और उनके जो 2-3 प्रवक्ता बने हुए हैं, उनका क्या फायदा है? क्या करने के लिए? बहुत बड़ी बात आपने यहाँ पर की संतोष जी, कि उनका मुद्दा था वहां पर लद्दाख के एनवायरनमेंट का, जिसकी वो इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे थे। तो अचानक उस मुद्दे को छोड़कर वो यहाँ कॉकरोच पार्टी के मुद्दे पर आ जाते हैं और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए अनशन पर बैठते हैं। ये तो दीप के कर रहे थे और युवा भी कर रहे थे, उन्हीं को करने दिया जाना चाहिए था। ये जरूर आपने एक सोचने वाले की बात बताई है कि आखिर इसके पीछे सारी सोच क्या है। कहीं कोई चीज जो है अंदर से चीजों को डिवाइड करने का कुछ ऐसी रणनीति तो नहीं। खैर, ये बात तो छोड़िए, ये तो चीज है ही। लेकिन राहुल गांधी जो प्रयास कर रहे हैं, पूरे देश भर में युवाओं को साथ में जोड़ रहे हैं, जेनजी को जोड़ रहे हैं। अब तो उन्होंने अनिल सुयाई का भी साथ लिया, और युवाओं में जो स्वतः ही एक गुस्सा है, उन्हें तो ऐसे मंच चाहिए। अभी देखिए, न सिर्फ परीक्षा लीक, पर्चे लीक और ये इस तरीके की चीजें हो रही हैं। अभी तो जो रक्षा मंत्री जी के बयान की बात आई कि भाई शहीदों को एक्नॉलेज नहीं किया गया, और ये कौन जाते हैं? हमारे जवान बच्चे ही सेना में जाते हैं, उनका मनोबल कितना टूटेगा। एक अग्निवीर भी इसमें शहीद हुआ, जो ये जितने भी शहीद हुए थे जिनके नाम सामने आए हैं। तो ऐसे में इन युवाओं के मन में एक गुस्सा है कि हम देश के लिए शहीद होते हैं, देश के लिए हम काम करना चाहते हैं, हमारे पास नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, परीक्षा देने जाते हैं तो परीक्षा लीक हो जाती है, कोई सिस्टम नहीं है। तो ये एक गुस्सा है। आपने कहा कि सही से चैनलाइज होना चाहिए। क्या लग रहा है राहुल गांधी जिस तरह से चैनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए एक डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है क्या ये कॉकरोच वाला आंदोलन, जिस तरह से सोनम वांगचुक आ गए हैं? क्या लग रहा है पूरा जेनजीज के इस आंदोलन को कैसे देख रहे हैं, और सरकार खुद इसको कैसे देख रही है? क्या वो दो फाड़ करना चाहती है इसमें अपनी सुविधा के लिए? देखिए, एक आपने राजनाथ सिंह का जिक्र किया, मुझे बहुत दुख हो रहा है। राजनाथ सिंह अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भी काम कर चुके हैं। 2009 के लोकसभा चुनाव के समय भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। अब वो भी मोदी के प्रभाव में आ जाए तो बात दूसरी है, लेकिन इस देश के मंत्रियों में शायद शर्म नाम की चीज नहीं बची है। सदन के अंदर खड़े होकर झूठ बोलते हैं, सदन के अंदर खड़े होकर झूठ बोलते हैं, ये इनकी बेशर्मी का परिचायक है। अब कांग्रेस पार्टी पे आते हैं। कांग्रेस पार्टी की दिक्कत ये रही है कि वो टुकड़ों में आंदोलन चलाते हैं। समस्या यही है। एक सशक्त लोकतंत्र और मजबूत लोकतंत्र के लिए जितने मजबूत सरकार की जरूरत होती है, विपक्ष को उससे ज्यादा मजबूत होना चाहिए।
कांग्रेस पार्टी की सरकारों के दौर में या मनमोहन सिंह की सरकार के टाइम में बहुमत मनमोहन सिंह के साथ था, इसलिए वो प्रधानमंत्री थे। लेकिन विपक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो सुषमा स्वराज हो, राजनाथ सिंह हो, अरुण जेटली हो, वो मनमोहन सिंह से ज्यादा स्ट्रांग थे। यहाँ पे क्या होता है, आपने भारत यात्रा निकाली, भारत जोड़ो यात्रा, आपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली, उसका फायदा इस देश की जनता ने आपको दिया। अंशु जी 44 से 54 पहुंचे, 54 से 99 पहुंचे, थोड़ी सी और मेहनत कर लिए होते तो शायद 125 130 पर पहुंच गए होते। अब जब इतना बड़ा आंदोलन आप चला रहे हैं, एनएसयूआई या यूथ कांग्रेस के कंधे पर डाल के चला रहे हैं, तमाम प्रदेशों को आप उसमें शामिल होने की हिदायत दे रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके प्रदेश के नेता स्वतः उस आंदोलन में शामिल नहीं हो रहे थे, आपको चिट्ठी लिखने की जरूरत। ये जो स्वतः अंदर से आता है ना, क्यों ऐसे लोगों को आप प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव बना के बैठे में जो इसी कमरों से बाहर नहीं निकलना चाहते, लात मार के बाहर निकालिए उनको। अगर वो खुद से आंदोलन में नहीं जुड़ना चाहते, हर चीज के लिए पत्र लिखने की जरूरत पड़े, व्हाट्सएप ग्रुप आपने बना रखा है, उसमें क्यों नहीं ऑर्डर देते? क्यों नहीं आप अपने तमाम लोगों को इनफॉर्मल तरीके से इन्फॉर्म करते हैं कि आपको इसमें उतरना चाहिए? और फिर भी अगर कोई नेता इसमें नहीं उतरता है तो तुरंत पार्टी से निष्कासित, निलंबित कर दीजिए। और ये उतना बड़ा आंदोलन है कि इसमें इस तरह से काम नहीं चलेगा। शायद राहुल गांधी को एक बार फिर सड़कों पर उतरना होगा, शायद एक तीसरी यात्रा के जरिए उतरना होगा। जैन जी को अगर अपने से जोड़ना है, जैन जी को पार्टी से जोड़ना है, देखिए एक बात आप तय मानकर चल लीजिए, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, भारत ना तो नेपाल है, ना श्रीलंका है, ना बांग्लादेश है। भारत में अगर मोदी को हराना है तो आप ईवीएम के जरिए ही हरा सकते हैं, और ईवीएम में युवाओं का गुस्सा अगर बटन में जाएगा तभी आप मोदी को हरा सकते हैं। लेकिन उस गुस्से को चैनलाइज करेगा कौन? उन युवाओं को बूथ तक लेकर आएगा कौन? उन युवाओं के माता पिताओं को बूथ तक लेकर आएगा कौन? इस देश की बड़ी आबादी को, सनातनी आबादी को बूथ तक लेकर आएगा कौन? उनको कौन बताएगा कि आपके बच्चों का हक में चोरी किया गया, आपके बच्चों का अधिकार छीना गया, यहाँ तक कि भगवान के घर में भी चोरी कर ली गई? क्या आप अभी भी ऐसे मोदी को वोट देना चाहेंगे? मुझे लगता है कि शायद राहुल, वक्त आ गया है कि राहुल गांधी अपनी पूरी ताकत से इस मसले पर उतरे, सड़कों पर उतरे, और इंडिया गठबंधन के नेताओं को भी सड़कों पर उतारे। और जो उतरने को तैयार ना हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, शरद पवार का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो हम उनकी बेटी की बात कर लेते हैं, चाहे वो सुप्रिया सुले हो, चाहे वो हेमंत सोरेन हो, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, अगर उद्धव ठाकरे ना उतरे तो उनके बेटे आदित्य ठाकरे उतरे, चाहे वो ममता बनर्जी हो या फिर उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी उतरे। इन तमाम नेताओं को अब एसी कमरों से बाहर निकलकर सड़क पर 40, 41, 42 डिग्री के टेम्परेचर में उतरना चाहिए। जो उतरने को तैयार है राहुल गांधी उनको साथ लेकर उतरे, और जो ना उतरने को तैयार है उनसे संबंध खत्म करके जनता को बता दे कि भैया ये हमारे संघर्ष में साथ नहीं है। आर या पार की लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, और आर या पार की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो काम बनेगा नहीं। और जहां तक जंतर मंतर के प्रोटेस्ट की एक बात और, अन्ना हजारे जब पहली बार बैठे थे, मुझे याद है शायद 5 अप्रैल का दिन था अगर मैं ठीक से रिकॉल कर रहा हूँ, 8 या 9 अप्रैल को जो है सरकार थोड़ी बहुत डगमगाने लग गई थी। अगर ये 9 दिन से बैठे हैं तो इसके बावजूद भी प्रेशर नहीं पड़ रहा, तो बड़ी बात है कि युवा इनके मुद्दों के साथ है लेकिन इनके साथ नहीं है, क्योंकि इन पर भरोसा नहीं हो पा रहा है। और दूसरी बात, आंदोलन का एक फेज होता है, 25 साल 30 साल बाद आंदोलन हो तो चलिए वो चलता है। एक आंदोलन हम लोग 2012, 13, 14 में देख चुके हैं, और उसको मरते हुए भी पिछले 10-12 सालों में हमने देखा है। युवाओं का भरोसा नहीं बन पा रहा। जो आज 25 साल 30 साल के हैं वो उस समय 10 से 16-17 साल के बीच में होंगे, तो युवाओं का भरोसा नहीं बन पा रहा। युवाओं का भरोसा जीतने के लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे। मैं ये मानता हूं अंशु जी की धूप में रह पाना बहुत मुश्किल है, धूप में खड़े होकर अनशन कर पाना, बैठकर अनशन कर पाना बहुत मुश्किल है। इतनी गर्मी में सार्वजनिक रूप से जंतर मंतर पर बैठ पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपने मुश्किल काम ही तो चुना है। आप कांग्रेस जनता पार्टी के जरिए मुश्किल काम करने के लिए तो आए थे। तबियत खराब होती है, होने दीजिए, देश की जनता को पता लगना चाहिए कि आपकी तबियत खराब हो रही है, लेकिन आप एम्बुलेंस से बैठ के कहीं मत जाइए। अन्ना हजारे भी जब शुरुआती दिनों में बैठते थे तो डॉक्टर मंच पर आते थे, डॉक्टर स्टेज पर आते थे। अन्ना हजारे बिना आंदोलन खत्म किए गए कभी एम्बुलेंस में नहीं बैठे, कभी हॉस्पिटल नहीं गए, चाहे वो जंतर मंतर का मामला हो या अगस्त में जो उन्होंने रामलीला मैदान में किया था। आपको थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने होंगे, और आपने तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं को निमंत्रित किया, लेकिन फिर भी राजनीतिक दल के नेता नहीं आ रहे हैं। फिर वही बात आ रही है कि ट्रस्ट की कमी है, और ऐसे में राहुल गांधी का ऐलान निश्चित तौर पर मोदी के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाला है। लेकिन तब
जब राहुल गांधी खुद सड़कों पर उतरकर इसको लीड करते हुए नजर आएंगे। अंशु जी, बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी बात कही संतोष जी यहाँ पे कि इस पूरे आंदोलन को एक दिशा, एक सही धारा देने की बहुत जरूरी है। युवाओं में बहुत आक्रोश तो है, गुस्सा तो है, लेकिन उन्हें न्याय दिलाना और वो भी सही रास्ते से चलकर सही दिशा में, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और साथ ही ये देखना जरूरी है कि जंतर मंतर का ये आंदोलन कहीं अन्ना आंदोलन पार्ट 2 ना बन जाए। और जिस तरीके से जो वहां लेफ्ट पार्टीज और आप पार्टी उसमें आग में ज्यादा धुआं डालने का काम कर रही है, तो ये भी एक सोचने की बात है कि एक समग्र विपक्ष को साथ होकर आना चाहिए। अगर वो सही मायने में अगर वो युवाओं को उनका हक दिलाना चाहते हैं, उनके साथ न्याय करवाना चाहते हैं, और ये जो घमंड में चूर जो ये सत्ता है उसको अगर झुकाना है, तो एक होना ही होगा। जितने विपक्षी दल हैं, जितने इंडिया अलायंस के दल हैं, उन्हें साथ आना होगा। और साथ ही सतर्कता से देखने की जरूरत है कि जनता मंतर पर जो ये आंदोलन हो रहा है वो कहीं किसी तरह के किसी के द्वारा इस्तेमाल तो नहीं हो रहा, या कहीं वो किसी फूट डालने का कोई अभियोजन तो नहीं है, वो भी देखने की जरूरत है। और इन युवाओं के गुस्से को, युवाओं की बातों को सही तरीके से सामने उठाना, और राहुल गांधी को इसमें इन सब चीजों को समझना और लोगों को साथ लेकर चलने की बड़ी जरूरत है। इस कार्यक्रम को हम यही समाप्त करेंगे। अगर आप भी अपनी कोई राय देना चाहते हैं, आपको लगता है कि इस जेनजी आंदोलन के लिए, देश में युवाओं को हक दिलाने के लिए, उनका न्याय दिलाने के लिए क्या होना चाहिए, क्या हो कि धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दे और एक आमूल-चूल परिवर्तन हो हमारी जो देश की शिक्षा प्रणाली है उसमें, आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। और साथ ही ये चर्चा पसंद आई तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। नमस्कार।